Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट यहाँ पर अपना प्रस्तुत कर दिया है और इसी के साथ हमें जानना महत्वपूर्ण है कि बजट और उससे संबंधित क्या सारी चीज़ें आई हैं। चूँकि आज आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस ले लें, चाहे आप यहाँ पर द हिंदू को ले लेंगे, सारी जगह पर केवल और केवल इंटरिम बजट के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन अदर देन दैट आज हम एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पूरी राम कथा को शुरू करने के पहले, जो कि है 2 फरवरी। दैट मीन्स हम बात करने वाले हैं वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग को लेकर। देखिए, 2024 2 फरवरी की जब हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है और 2024 के लिए जो थीम यहाँ पर रखी गई है वो है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग। इसी के साथ हमें जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वेटलैंड्स होते क्या हैं। देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड जो कि प्रत्येक साल 2 फरवरी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ताकि कॉमेमोरेट किया जा सके रामसर कन्वेंशन को, जो कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए साइन किया गया था 1971 में। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इसका सिग्नेटरी बन गया था 1982 में और आज की डेट तक अगर हम देखेंगे तो 75 वेटलैंड रामसर साइट्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं भारत के 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। वहीं इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी समझ लीजिए क्योंकि ये जो वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन है, ये एक जगह है रामसर जहाँ पर इस कन्वेंशन को साइन किया गया था ईरान में 1971 में। उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए ये पर्टिकुलर डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब एक सवाल हम सभी के सामने आ जाता है कि आखिर वेटलैंड्स होते क्या हैं। देखिए, वेटलैंड एक इकोसिस्टम सैचुरेटेड विद वाटर आपको देखने के लिए मिल जाता है। या तो ये सीजनली होते हैं या परमानेंट है। जैसे इनके अंदर मैनग्रूव्स आ जाते हैं, मार्शेस आ जाते हैं, रिवर, लेक, डेल्टास, फ्लड प्लेन, फ्लडेड फॉरेस्ट, रिच फील्ड, राइस फील्ड, कोरल रीफ्स, मरीन एरियाज जो कि 6 मीटर या उससे गहरे नहीं हों और साथ ही साथ लो टाइड के एरिया में आते हों, इन सभी को यहाँ पर वेटलैंड की कैटेगरी में रखा जाता है। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको टाइप्स पता हो तो कोस्टल वेटलैंड यहाँ पर हो सकते हैं, शैलो लेक्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकती हैं, पॉन्ड्स, मार्शेस, स्वाम्स, बॉग्स, एस्चुरीज, ये सभी आपके वेटलैंड का पार्ट बनते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एक बहुत एक्सट्रीम हमारे मरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के बारे में यहाँ पर काम करते हैं, साथ ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वाटरशेड इकोसिस्टम में। चाहे माइक्रोब्स की बात करें, प्लांट की बात करें, वाइल्ड लाइफ की बात करें, एवरी सिंगल थिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू द इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, क्योंकि ये नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, सल्फर साइकिल, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंटेन करते हैं। अलॉन्ग विद दैट कार्बन सीक्रेशन में भी इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने के लिए मिलता है। इसी की वजह से आप देखेंगे तो रामसर साइट्स को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो यूके में 175 और मेक्सिको में 142 रामसर साइट्स हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है इस नंबर ऑफ काउंट के अंदर। इंडिया में बात करें तो 75 रामसर साइट्स हैं और मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो आपको 4 रामसर साइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। रामसर कन्वेंशन को ही कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एक बार रिवीजन ले लेते हैं। 1971 में यूनेस्को इसके साथ यहाँ पर आया था और 1975 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। भारत ने इसको साइन किया था 1 फरवरी 1982 को, लेकिन वैश्विक स्तर पर 2 फरवरी को यहाँ पर मान्यता दी जाती है जब इसको अडॉप्ट किया गया था। भारत में बात करें तो सुंदरबन हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट रामसर साइट है, वहीं चिल्का लेक उड़ीसा और केवलादेव नेशनल पार्क को यहाँ पर पहली रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाती हैं और सबसे छोटी वेटलैंड साइट हमारे हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड है। चलिए, अब हम डायरेक्टली यहाँ पर बात करने वाले हैं ये सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आखिर इंटरिम बजट और एनुअल बजट में डिफरेंस क्या होता है। चलिए, पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया ने अपना इंटरिम बजट यहाँ पर पेश कर दिया है, जो कि अपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेशली जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रोसीजरल कंसीडरेशन होते हैं इलेक्शन ईयर में, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको पेश कर दिया है।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट करता है कि एक एनुअल बजट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा, जिसके अंदर एक डिटेल एस्टिमेशन होगा कि हमारी रिसिप्ट कितनी थी, एक्सपेंडिचर कितने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। वहीं इलेक्शन ईयर जब होता है तो यहाँ पर एक पूरा बजट को प्रस्तुत करना अवॉइड किया जाता है, क्योंकि पोटेंशियलिटी होती है कि भाई चेंज होगा, एग्जीक्यूटिव चेंज हो जाएगी, पोल्स के बाद हो सकता है वर्तमान में कोई सरकार हो, भविष्य में कोई और सरकार आ सकती है। इसकी वजह से अवॉइड किया जाता है कि जब भी इलेक्शन ईयर है तो पूर्ण बजट प्रस्तुत ना करके इंटरिम बजट प्रस्तुत किया जाए। और जैसा आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इंटरिम बजट, जो कि डिफरेंट हो जाता है आपके यूनियन बजट को लेकर। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर इंटरिम बजट की आवश्यकता क्यों है। देखिए, किसी भी इलेक्शन ईयर में जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर इंटरिम बजट को लेकर आती है अपने ट्रांजिशनल या फाइनेंशियल प्लान्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन ईयर में जितना भी पॉलिटिकल लैंडस्केप है ये यहाँ पर चेंज हो सकता है और नई गवर्नमेंट आप देखेंगे उसकी अपनी कुछ और प्रायोरिटीज हो सकती हैं, उसके कुछ और चेंज होंगे। इसी के कारण जितना भी बजटरी अलोकेशन है, जो डिफरेंसेस हैं, उसको दूर करने के लिए और ऐसी मुसीबत को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर इंटरिम बजट को ही प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए, इसी के साथ एक और सेक्शन हमें याद रखना होगा, आर्टिकल 116 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लोकसभा को एम्पावर करता है कि वो वोट ऑन अकाउंट यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि अलाउ कर देता है गवर्नमेंट को कि वो विड्रॉ कर सकती है फंड्स को एडवांस में किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत। ये जो फैसिलिटेट है ये किया जाता है ताकि गवर्नमेंट के जितने भी ऑपरेशन हैं वो इस ट्रांजिशनल पीरियड में वो सुचारू रूप से चलते रहें और उसमें किसी भी प्रकार का कोई इशू देखने के लिए ना मिले। इसी के लिए हमें समझना होगा इंटरिम बजट वर्सेस सिंपल वोट ऑन अकाउंट क्या होता है। देखिए, सिंपल वोट ऑन अकाउंट के अंदर हमारा बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, जो भी हमारे ऑन गोइंग एक्सपेंडिचर है विदाउट एनी डिबेट इसको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अगर हम बात करेंगे तो एक अप्रोच यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है व्हेन इट कम्स टू इंटरिम बजट। ओके, वहीं पर फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी होते हैं वो इसको आउटलाइन करते हैं, करंट इकोनॉमिक स्टेट क्या है, फिस्कल स्टेटस क्या है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है, क्या हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स रही हैं। एक सिंपल वोट ऑन अकाउंट के तहत इंटरिम बजट यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया जाता है। हालांकि इसके अंदर रिवीजन ऑफ टैक्स रेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो इंटरिम बजट के अंतर्गत एक स्नैपशॉट होता है हमारी इकोनॉमी का, जिसके अंदर रिवाइज की जाती है जो हमारी ग्रोथ एस्टिमेट्स होती हैं, क्या प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैं, क्या हमारी रेवेन्यू प्रोजेक्शन है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। वहीं इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो एक और चीज़ आपको याद रखना होगा कि इंटरिम बजट में यूजुअली कोशिश करी जाती है कि किसी भी प्रकार की नई जो स्कीम्स हैं उनको यहाँ पर अनाउंस नहीं किया जाए, क्योंकि इससे जो हमारा वोटर है, जो हमारा वोटिंग परसेंटेज है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उनकी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कोई भी नई स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च नहीं की जाती, जो कि आप इस पर्टिकुलर बजट में भी देख लेंगे। वहीं इंटरिम बजट की अगर हम बात करें तो एक फाइनेंशियल ब्रिज है उस टाइम पीरियड के लिए जब तक ए गवर्नमेंट से लेकर बी गवर्नमेंट, मतलब एक एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट से लेकर नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो जाता। और जैसे ही नई गवर्नमेंट यहाँ पर आती है वो एक कंप्लीट जो हमारा यूनियन बजट है उसको यहाँ पर अपनी पॉलिसी, पोटेंशियलिटी, प्रायोरिटीज़ के आधार पर फाइनेंशियल एलोकेशन करके प्रस्तुत कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है कि यूनियन बजट और इंटरिम बजट दोनों ही क्रिटिकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे देश के लिए, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक डिस्टिंक्ट पर्पस को यहाँ पर फुलफिल करते हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क। यूनियन बजट की अगर हम बात करें कि इसको यहाँ पर प्रेजेंटेशन कौन करता है, क्या इसकी चेंजेस हैं, तो देखिए जितना भी हमारा पार्लियामेंट्री बजटरी सेशन होता है उसके पहले मतलब 1 फरवरी को इसको प्रस्तुत किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं जिसके अंदर हमारी नेशन की इकोनॉमिक स्टेट क्या है, ग्रोथ क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, फाइनेंशियल पॉलिसी क्या है, किस सेक्टर को कितना एलोकेशन किया जा रहा है, अलग अलग नई नई प्रकार की स्कीम्स इसके अंदर लॉन्च की जाती है।
दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर वोटिंग की जाती है, एक डिटेल बजट स्पीच यहाँ पर प्रपोज होती है। वहीं इंटरिम बजट की बात करें तो इसे भी 1 को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंदर एक फाइनेंशियल प्लान होता है स्पेशली फॉर द इलेक्शन ईयर। साथ ही अगर हम बात करें तो ये भी सब्जेक्ट होता है फॉर द वोटिंग एंड अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हालांकि इसके अंदर टैक्स रेट को रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन कोई भी नई स्कीम यहाँ पर लॉन्च नहीं की जाती है। वहीं कुछ चीज़ें आपको कॉमन देखने मिलेंगी कि दोनों को ही यहाँ पर 1 तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों की ही कंसेंट के लिए प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। दोनों ही कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमारी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी से होते हुए गुजरते हैं और उसके बाद इसको अप्रूवल मिलता है। और दोनों ही हमारी गवर्नमेंट की एक इकोनॉमिक विजन, फिस्कल पॉलिसी और रिसोर्स एलोकेशन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो जहां हमारा यूनियन बजट पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है विच इज़ फ्रॉम द अप्रैल टू मार्च, वहीं जब हम इंटरिम बजट की बात करते हैं तो ये नए पुरानी गवर्नमेंट से लेकर नई गवर्नमेंट के आने तक, दैट मीन्स फरवरी से लेकर जून और जुलाई तक के टाइम पीरियड में हमें इसका टाइम पीरियड देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कुछ यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं जो फेलियर टू पास द यूनियन बजट इन लोकसभा में लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरिम बजट while subject to the parliamentary approval, it is a temporary arrangement and does not carry the same weight in determining the government's constitution. This is the basic difference between both the बजट्स। तो आई गेस आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि क्यों जो बजट यहाँ पर आया है इसमें कोई भी नई प्रकार की घोषणा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि किस किस ने सबसे पहला बजट यहाँ पर इंटरिम बजट किसने पेश किया था, तो R.K. षणमुखम शेट्टी 26 नवंबर 1947 को आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबलीज बजट पास्ड इन मार्च 1947 यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जनरल इलेक्शन के पहले C.D. देशमुख के द्वारा 1952-53 में इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। सो ये दोनों डिफरेंस हैं। आई गेस यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल को लेकर। आर्टिकल नहीं, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हम सारी चीज़ों को यहाँ पर कनेक्टिविटी में ही पढ़ने वाले हैं। अब ये सवाल आ जाता है कि सरकार को जितनी भी चीज़ें मिली हैं और जितना भी सरकार ने खर्च किया है तो कहाँ से पैसा आया और कहाँ पैसा गया, इसको एक चार्ट के फॉर्म में बहुत शॉर्ट तरीके से समझ लेते हैं। देखिए इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बजट 2024-25 के लिए फ्रॉम एंड टू अ फाइनेंशियल ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो जितने भी रेवेन्यू सोर्सेज हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान दिया गया है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ के द्वारा। ये यहाँ से हमें पैसा मिला है। दूसरा 19% पैसा हमें मिला है इनकम टैक्स के द्वारा। फिर 18% पैसा आपको देखने के लिए मिला है GST और दूसरे टैक्सेस के द्वारा। फिर 17% लगभग आपको यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स, और फिर 18% नॉन टैक्स रेवेन्यू, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, इन सारी चीज़ों से यहाँ पर ये बचा हुआ अमाउंट मिला है। वहीं अगर हम खर्चे की बात करें कि आखिर हमने खर्चा किया कहाँ पर है, किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा खर्च किया है, तो देखिए सबसे पहले जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट है और स्टेट का जो शेयर है टैक्स में उसे देने में हमने सबसे बड़ा एक अमाउंट यहाँ पर खर्च किया है। दूसरा सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स में यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रतिशत, लगभग 16% का जो यहाँ पर अमाउंट है उसको खर्च किया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल कमीशन ट्रांजैक्शन लगभग 8%, डिफेंस सेक्टर में हमने 8% खर्च किया है, सेंटर की जितनी स्कीम्स हैं उनमें 8% का खर्च किया है, और जो भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है उसमें 9%। वहीं सब्सिडीज़ और पेंशन देने के लिए 6 और 4% के खर्चे यहाँ पर सरकार के द्वारा किए गए हैं। चलिए, तो ये तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई कि इंटरिम बजट क्या होता है, क्या यहाँ पर डिफरेंस है। अब हम देखते हैं किस किस तरीके की यहाँ पर रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की गई हैं। चलिए बात करते हैं अलग अलग अनाउंसमेंट को लेकर। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो कि हमारी फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफिक चेंजेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिवली, देखिए इस बार का जो हमारा पूरा बजट है इंटरिम बजट, ये कहीं ना कहीं एक शब्द के आसपास आपको घूमता हुआ दिखेगा, विच इज़ दी विकसित भारत। अब जब आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो सारे
सारे चैलेंजेस को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। और चैलेंज को ध्यान में रखने के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, क्या डेमोग्राफिक बदलाव भारत यहाँ पर देख रहा है, और उसके आधार पर ही पॉलिसीज़ को बनाया जाना ज़रूरी है। ऐसे में पॉपुलेशन ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, डेमोग्राफिक चेंजेस को देखते हुए यहाँ पर मैंडेट किया गया है, रिकमेंड किया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली इन सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए काम करेगी, और जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि हम विकसित भारत के लिए यहाँ पर काम करें। अब देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेजर फोकस में होने वाली हैं। देखिए वर्तमान जो हमारे पास डेटा है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के द्वारा, ये अपने आप में थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है, जो कि और कहीं ना कहीं जो हमारा नैरेटिव है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, उसके बारे में भी यहाँ पर हमें बात करनी है कि किस तरीके से हमारी एक तरफ तो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन हो रही है। तो यहां पर इन सारी चीजों में एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा हमारे पास होना जरूरी है। एनएफएचएस फिफ्थ की अगर हम बात करें तो इसने बताया कि नेशन की जो फर्टिलिटी रेट है ये यहां पर 2.2 से 2 हो गई है। दैट मींस विद ओनली 5 आउटलियर स्टेट हैविंग अ टीएफआर अबव रिप्लेसमेंट लेवल। दैट मींस कि अब अगर एक शादीशुदा जोड़ा है तो पहले उनके 2 या 2 से अधिक बच्चे होते थे, अब वो 2 या 2 से कम ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कंसर्न भी देखने मिल रहा है, ये जो कंप्लीटनेस है ये एक स्मॉल सैंपल साइज पर आधारित है। ऐसे में जो डेटा है उस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क हमें देखने के लिए मिल सकता है कि ये कितना करेक्ट है या कितना करेक्ट नहीं है। ओके, अब देखिए आप सभी को पता है कि जो हमारा सेंसस होना है उसमें डिले हुआ है और उसके कारण डीलिमिटेशन भी यहाँ पर हैम्पर हुआ है। सो हालांकि हमें देखना होगा कि बाद में किस तरीके के वाइटल स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में काम किया जा रहा है। चलिए हम हर बार अपनी न्यूज़ को कुछ उसी तरीके से कवर करते हैं, आज भी बिल्कुल वैसे ही कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर SRS क्या होता है। तो देखिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करें तो एक क्रूशियल सोर्स है डेमोग्राफिक डेटा को कलेक्ट करने का, चाहे आप सोशो इकोनॉमिक स्तर पर बात करें, पॉपुलेशन के स्तर पर बात करें, पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन प्लानिंग को लेते हुए बात करें। ये बहुत ही एक रिलायबल डेमोग्राफिक डेटा होता है जिसे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इंडिया ने जैसे ही इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी उसके बाद हमारे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, यूनिफाइड सिविल रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज, इन सभी को एक साथ लाते हुए सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें कि इनिशिएशन कैसे होता है इसका, तो जो भी हमारी लगातार डिमांड बढ़ रही थी, हमारा डेमोग्राफिक डेटा चेंज हो रहा था, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया था SRS को पायलट बेसिस पर 1964 से लेके 65 तक, जो कि हालांकि बाद में इसको फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन दिया गया 1969 से 70 को लेकर। और सिंस देन SRS यहाँ पर एक रेगुलर और एक डिपेंडेबल डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करता है बर्थ रेट को लेकर, डेथ रेट को लेकर, और जितनी ही फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स होते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया जाता है। ओके, चलिए ऐसे ही हमने एक और शब्द पढ़ा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो देखिए अगेन ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे होता है जिसको कंडक्ट किया जाता है टू कलेक्ट द सैंपल फ्रॉम ईच एंड एवरी हाउस होल्ड अक्रॉस द इंडिया। इसका मुख्य काम होता है स्टेट्स को एक क्रूशियल डेटा प्रोवाइड कराना, नेशनल लेवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कि लोगों की हेल्थ कैसी है, फैमिली वेलफेयर क्या है, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, क्या साथ ही यहाँ पर दूसरे टॉपिक जैसे फर्टिलिटी, इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी, फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया, यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो अगर मैं आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूँ तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमें देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो ये यहाँ पर फर्निश करता है एसेंशियल डेटा को ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि हमारी डिमांड्स होती है उनको ध्यान में रखते हुए। दूसरा ये ऑफर करता है उन सारी इंफॉर्मेशन को जो कि इमर्ज होती हुई हेल्थ या फैमिली वेलफेयर इश्यूज से संबंधित होते हैं, और साथ ही इस डेटा को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, माना जाता है कि ये रिलेवेंट होगा और सभी के काम आएगा। मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस इसकी नोडल एजेंसी होती हैं जो इसके लिए यहाँ पर कार्य करती हैं।
चलिए बात करते हैं अगले ही ऐसे एक और स्टेटमेंट के बारे में जो कि हमारे बजट से ही संबंधित है, विच इज़ द नेट ज़ीरो गेन फॉर जॉब गारंटी स्कीम। देखिए जो बजट है फॉर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फाइनेंशियल 2024-25 का, इसको अलोकेट किया गया है, हैज़ बीन अलोकेटेड अराउंड 86,000 करोड़, जो कि अपने आप में 26,000 करोड़ का इंक्रीज़ है पिछले बजट के एस्टिमेशन से, विच मीन्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 43.33% का राइज यहाँ पर हमें देखने मिला है। हालांकि ये जो एलोकेशन है ये अपने आप में एक रिवाइज्ड एस्टिमेट है फॉर द ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर, जिसमें अपने आप कंसर्न आपको देखने मिल रहे हैं कि एक पोटेंशियल जीरो या नेगेटिव नेट गेन हमें इस रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम से देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम लेटेस्ट अवेलेबल स्टैटिक्स के हिसाब से बात करें जो कि हमारी यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर मौजूद है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है मनरेगा प्रोग्राम का वो लगभग 88,309.72 करोड़ रुपए देखने के लिए मिलेगा। सेंटर यहाँ रिपोर्टेडली ओ कर रही है 16,000 करोड़ इन वेजेस टू स्टेट गवर्नमेंट विद अ सिग्निफिकेंट पोर्शन लिंक टू आउटस्टैंडिंग ड्यूज इन वेस्ट बंगाल। वहीं अगर हम बात करें तो सेंटर ने यहाँ पर हॉल्ट कर दिया है प्रोग्राम को वेस्ट बंगाल में फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, साइटिंग करप्शन कंसर्न, और यहीं पर जो अमाउंट है लगभग 7,000 करोड़ रुपए का कुछ आपको गबन भी देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है कि देखिए 2024 का जो बजट है ये एक जो ट्रेंड है हमारा कि मनरेगा बजट को हर बार कम कर दिया जाता है, जैसे हमने 2023 में देखा था जहां केवल और केवल 7,000 रुपये एलोकेट किए गए थे, जो कि केवल 18% का डिक्रीज था उसके प्रीवियस बजट एस्टिमेशन से, और लगभग 33% का रिडक्शन किया गया था फ्रॉम द रिवाइज्ड एस्टिमेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऐसे में यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं, जो अकेडमिक्स हैं, उनका आर्ग्यू है कि 86,000 रुपीज़ का करोड़ रुपीज़ का ये जो अलोकेशन है ये इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड सम ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि इससे ज़्यादा खर्च आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। हम एक चार्ट के हिसाब से यहाँ पर समझते हैं कि कितना, अगर आप बात करें जो ट्रेंड है एलोकेशन का मनरेगा प्रोग्राम में, वो लगभग किस तरीके से आपको देखने के लिए मिला, और आप सभी के सामने एक डेटा मौजूद है, राइट। चलिए मनरेगा के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं, बिल्कुल बहुत स्पीड में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे हम इनिशियली नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के नाम से भी जानते हैं, एक सिग्निफिकेंट इंडियन लेबर लॉ है जो सोशल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर काम करता है, विच मीन्स अपने नाम के साथ ही ये अपने कार्य को भी चरितार्थ करता है। जहाँ बात की जा रही है कि ये गारंटी दे रहा है, दैट मीन्स राइट टू वर्क की बात कर रहा है फॉर एवरी रूरल हाउस होल्ड, ताकि इनको पूरे साल भर में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 100 डेज का कार्य यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको काम करने की गारंटी दी जा रही है। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि भाई आपको काम करना है, तो जितने भी जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, कैनाल कंस्ट्रक्शन, पॉन्ड, वेल्स, इन सभी के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया है उससे लेके 5 किलोमीटर तक के रेडियस में इस कार्य को करने की गारंटी दी जाती है। इन केस अगर आपको विद इन 15 डेज ऑफ योर एप्लीकेशन आपको काम नहीं मिलता है, तो आपको एक बेरोजगारी भत्ता भी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राइमरली इम्प्लीमेंट किया गया था ग्राम पंचायत को, ताकि एक डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट यहाँ पर आसानी से काम कर सके। चलिए मनरेगा के अलावा अब हम दूसरे सेक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक राइज देखने मिला है हमें फार्मिंग और फिशरीज सेक्टर्स को लेकर। देखिए जो अलोकेशन है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का, वो लगभग यहाँ पर 1,17,528.79 करोड़ रुपए हमें देखने मिला है लेटेस्ट बजट में, जो कि अपने आप में 1,997 करोड़ रुपए का एक इंक्रीज है, एक इम्प्रूवमेंट देखने मिल जाता है पुराने बजट के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी स्कीम्स हैं, किन किन के बारे में एलोकेशन किया गया है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, इस स्कीम ने विटनेस किया है एक इंक्रीज इन एलोकेशन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर, और जितना भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो रिस्क है उसको मिटिगेट करना यहाँ पर अपने आप में इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसी तरीके से
पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एलोकेशन है इस स्कीम में जो डेटा है वो अपने सेम 60,000 करोड़ रुपीस पर है, जो कि एक डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है लगभग हमारे भारत के 11.8 करोड़ किसानों को, सीमांत किसानों को और छोटे किसानों को। इसी के साथ पीएम किसान मानधन योजना, हालांकि यहाँ पर इसके अमाउंट में डिक्रीज किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं एक बजटरी प्रायोरिटीज़ को शिफ्ट करने के बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी देता है। अलॉन्ग विद दैट एग्रीकल्चर रिसर्च को लेकर 9,941 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया गया है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च को लेकर, इनोवेशंस को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर हमारे कमिटमेंट के बारे में भी बात करता है। चलिए, इसी के साथ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, यहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिले हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो एक कुछ डेटा भी रिलीज़ किया गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत, जहाँ पर बात की जा रही है कि इस पर्टिकुलर स्कीम में लगभग 38 लाख फार्मर्स बेनिफिट हुए हैं और लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स को यहाँ पर रोजगार मिला है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक और डेटा यहाँ पर अपना प्रस्तुत किया है, जिसमें हमें ये भी समझ आ रहा है कि ऑयल सीड के सेक्टर में भारत सेल्फ रिलायंस होने की कोशिश कर रहा है। जैसे जो प्रमुख फसलें हैं मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीजम, सोयाबीन और सनफ्लावर का एक हमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिली है। अलॉन्ग विद दैट जो हमारी रिसर्च है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स है, मार्केट लिंकेज प्रोग्राम है, प्रोक्योरमेंट है, वैल्यू एडिशन है, क्रॉप इंश्योरेंस जैसी चीज़ें भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। साथ ही जो हमारा डेयरी फार्मिंग सेक्टर है उसको भी इम्प्रूव करने की यहाँ पर बात की जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बजट में एलोकेशन करके एक बात रखी गई है कि जो हमारे जानवर हैं उनको जो फूट और माउथ डिसीज़ होती है उसे रोकना है। साथ ही एक एक्सटेंसिव जो हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम है विच इज़ द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, और इन सभी को हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और इसके लिए 4,521.24 करोड़ रुपए का एक अमाउंट एलोकेट किया है, जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ अगर हम फिशरी सेक्टर की बात करें तो देखिए इनलैंड और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन डबल हो गया है, सी फूड एक्सपोर्ट भी हमारा यहाँ पर डबल हो चुका है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को। और इसी के कारण यहाँ पर डबल होने के कारण लगभग 2,584.50 करोड़ रुपए का एक अलोकेशन इस पर्टिकुलर स्कीम में देखने के लिए मिला है। इसी के साथ बजट में एक और बात यहाँ पर की जा रही है स्कूल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। पहली बार ऐसा होने वाला है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत लमसम अमाउंट खर्च करने की बात इंटरिम बजट में की गई है। देखिए यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने एक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, जो कि हमारी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ की स्कीम्स जैसे पीएम स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया विच इज़ द पीएम श्री, इन सभी को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत लमसम अमाउंट एलोकेट किया है। अगर हम इस अमाउंट की बात करें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है, इट इज़ दी 73,008 करोड़ 8.10 करोड़ रुपीस, जो कि पिछला बजट विच वॉज ओनली कंसिस्टिंग 68,804.85 करोड़ रुपीस, उससे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है। रिवाइज एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो लगभग 72,443.80 करोड़ रुपीस का यहाँ पर एस्टिमेशन आपको देखने मिल जाएगा। अगर केवल और केवल हम एक्सपेंडिचर की बात करें 2022-23 में, तो केवल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 58,639 रुपए यहाँ पर खर्च किए गए थे। साथ ही पीएम पोषण शक्ति निर्माण विच इज़ द मिड डे मील स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम खाद्य सुरक्षा के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, हम एक माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के बारे में बात करते हैं, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बात करते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे तो यहाँ पर 12,467 रुपये का एक अलोकेशन किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही पीएम श्री अलोकेशन के लिए 6,050 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट से 50% सीधा सीधा आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए जिन बच्चों को पीएम श्री का फुल फॉर्म नहीं पता है, लेट मी टेल यू, इट स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। 2022 में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था और बात की जा रही थी कि मोर देन 14,000
500 स्कूल भारत के पूरे क्षेत्रों में यहाँ पर स्ट्रीमलाइन करने हैं, ताकि जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ के द्वारा डील किया जाएगा, ताकि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको यहाँ पर लाइन में रखते हुए ग्रीन स्कूल डेवलप करना, एक हॉलिस्टिक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए पूरी कार्यशैली यहाँ पर तैयार करना इसके अंतर्गत निर्धारित की गई थी। अदर देन दैट अगर हम यहाँ पर बात करें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है, तो देखिए पीएम गर्ल्स हॉस्टल जो एलोकेशन है इसको यहाँ पर कम कर दिया गया है। 10 करोड़ रुपए का पिछले बजट में यहाँ पर एलोकेशन किया गया था, लेकिन इसमें से 2 करोड़ रुपए लगभग कम कर दिए गए हैं। दैट मीन्स उल्टा यहाँ पर कुछ देने की जगह 2 करोड़ रुपए कम करके जो वर्तमान बजट है वो केवल और केवल 8 करोड़ रुपए रखा गया है। ऐसे ही यूजीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 2900 करोड़ रुपए का ड्रॉप देखने मिला है फ्रॉम द प्रीवियसली एलोकेटेड 5780 करोड़ रुपीज़। अलॉन्ग विद दैट पीएम ऊषा विच इज़ दी पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान, इसको 1814.94 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब अगर हम कुछ इससे ऑब्जर्व करें, कुछ कंसर्न्स देखने की कोशिश करें, तो बहुत सारी स्कीम जैसे पीएम श्री में एक सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है एलोकेशन का, लेकिन दूसरी स्कीम्स जैसे इंडिया नॉलेज सिस्टम, पीएम्स गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पर अमाउंट रिड्यूस किया गया है। साथ ही एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जा रही है स्टूडेंट को, जिसमें यूजीसी और एआईसीटीई में भी यहाँ पर कुछ डिक्रीज हमें देखने के लिए मिले हैं। अगर हम स्कूल सिस्टम की बात करते हैं तो हमें एक और चीज़ समझनी होगी। यहाँ पर एक और डेटा प्रस्तुत किया गया है जहाँ पर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी बात की जा रही है। अगर हम फैक्ट शीट को देखते हुए चर्चा करें तो विमेन का जो एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन सेक्टर में ये बढ़कर 28% हो गया है पिछले 10 साल के मुकाबले में। ऐसे में पीएम श्री इनिशिएटिव ने इक्वालिटी टीचिंग, न्यूट्रिशन या हॉलिस्टिक इंडिविजुअल डेवलपमेंट में को लेते हुए विमेंस एनरोलमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। साथ ही अगर हम हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो नए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जिसमें 7 IIT, 16 इंक्लूडिंग 7 IIT, 16 IIT, 7 IIMs, 15 IIMs एंड 319 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। और जब हम विमेंस की बात करते हैं तो हमें स्टेम कोर्सेज़ को यहाँ नहीं भूलना है, विच इज़ द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। पूरी की पूरी अगर हम गर्ल्स और विमेंस की बात करें तो लगभग इन स्ट्रीम्स में 43% का जो योगदान है, जो एनरोलमेंट है, वो केवल और केवल हमें महिलाओं और बच्चियों का देखने मिलता है। लेकिन एक और एस्पेक्ट आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर एनरोलमेंट तो होते हैं, लेकिन वर्क फोर्स में इस सेक्टर में सबसे कम महिलाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन पीएम श्री और बाकी सारी चीज़ों का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला है कि यहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज अगर हम बात करें ग्लोबली तो वुमेन्स का स्टेम कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन केवल और केवल आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम उस सेक्टर के बारे में जहां पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, विच इज़ दी फर्टिलाइजर्स। देखिए सेंटर ने यहाँ पर डिक्रीज कर दिया है अपनी फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ को। आप सभी को याद होगा पिछले बजट में भी इस प्रकार की बातें बोली गई थी कि लगातार सेंटर देखिए फर्टिलाइजर स्पेशली यूरिया पे सबसे ज़्यादा अधिक खर्चा करता है। ऐसे में इसको कम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि हम बायोटेक और नैनोटेक या फिर नैनो फर्टिलाइजर्स को यहाँ पर प्रमोट कर सकें। अगर हम इंटरम बजट 2024-25 की बात करें तो सेंटर ने फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ को कम कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक जो इम्प्रूव्ड कंडीशन है यूक्रेन में या जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा है उसके बढ़ने के कारण आपको देखने के लिए मिलेगा। सो मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में यहाँ पर राइज देखने मिला है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे में जो एसेंशियल फर्टिलाइजर्स हैं जैसे यूरिया जो यूजुअली हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे, उस पे से सब्सिडी यहाँ पर घटा दी गई है। अगर हम पूरे के पूरे एलोकेशन की बात करें इस डिपार्टमेंट को तो 16,400 16 सॉरी 1,64,000
150.81 करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन किया गया है, जो कि पिछले एलोकेशन विच इज़ दी 1,75,148 से आपको कम देखने के लिए मिलेगा, विच इज़ क्वाइट गुड। ठीक है, अगर हम रिवाइज एस्टिमेशन की बात करें तो 1,88,947 आपको देखने मिलेगा और एक्चुअल एक्सपेंडिचर 2,51,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर सपोर्ट किया गया है इंडिजीनियस यूरिया को, और इम्पोर्टेड यूरिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सब्सिडीज कम कर दी गई हैं। साथ ही निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि हम एक्सपांड करेंगे हमारा नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट विच इज़ दी नैनो डीएपी, और इसको अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में यहाँ पर इम्प्रूव किया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, शुगर सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो टोटल फूड सब्सिडी में 2,05,250 करोड़ रुपए का यहाँ पर अलोकेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इंटरिम बजट 2024-25 में फूड सब्सिडीज़ जो हैं पिछले साल के मुकाबले में इसमें एक ज़्यादा इंक्रीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। टोटल फूड सब्सिडी अलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर एक वेलफेयर इनिशिएटिव के हिसाब से इसको बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के हिसाब से बात करें तो 2,05,250 रुपये, शुगर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 1,00,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, जो कि पिछले बजट से अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। इम्पैक्ट क्यों है, देखिए एमएसपी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है फार्मर्स के कॉन्टेक्स्ट में, बेसिक नेसेसिटीज़ हो जाती हैं, चाहे हम रियल इनकम की बात करें। सो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए, जॉब जनरेशन को देखने के लिए यहाँ पर आपको इस तरीके का एक डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। लेट मी शो यू वन इमेज जहाँ पर आपको बजट का एक जो ब्रेक डाउन है वो आपको आसानी से यहाँ पर दिख सकता है। अगर आप इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउज एकेडमी ऑफिशियल पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रत्येक दिन ये पूरा का पूरा जो हमारा डिस्कशन है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि नहीं मुझे तो टेलीग्राम मैं नहीं चलाता हूँ, मुझे नहीं जाना टेलीग्राम पे, तो आप हमारी वेबसाइट विच इज़ दी rausacademy.in पर यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन करेंगे, और जैसे ही आप राउज एकेडमी की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो आपको पेज पर, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर पेज देखेंगे, यहाँ पर करंट अफेयर्स के सेक्शन में, डेली करंट अफेयर्स में भी आपको ये पूरा का पूरा हमारा जो डिस्कशन है ये यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं और दूसरी चीज़ों के बारे में, क्या डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने मिला है आशा और आंगनवाड़ी क्षेत्रों में, क्या हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर को किस तरीके से कवर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे की प्रोविजंस हेल्थ सेक्टर में हमें देखने मिलेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट यहाँ पर लाया गया है, जिसके अंतर्गत हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कवर करके सभी तक जो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होते हैं, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, सभी तक इसको पहुंचाया गया है। अगर हम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो इसका जो एलोकेशन है इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 89,115 करोड़, जो कि पिछले बजट में था। इंटरिम बजट में इसे लगभग आप देखेंगे 90,685.63 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। आयुष मिनिस्ट्री की अगर हम इसी तरीके से बात करें तो यहाँ पर भी बजट आपको बढ़ा हुआ देखने मिलेगा, जो कि 3,647 करोड़ रुपए हुआ करता था, उससे बढ़ाकर 3,712 करोड़ रुपए देखने के लिए मिलेगा, विच मीन्स गवर्नमेंट का जो फोकस है वो हेल्थ सेक्टर में आपको बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। साथ ही यूविन प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो आपकी इम्यूनाइजेशन है उसको बढ़ाने के लिए। मिशन इंद्रधनुष को इंटेंसिफाई करने की बात की जा रही है, ताकि जितनी भी हमारी बीमारी है उन सभी को ख़त्म किया जा सके। और एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है कि 9 से 14 साल तक के प्रत्येक बच्ची को यहाँ पर HPV वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि सर्वाइकल कैंसर के जो चांसेस हैं उसको कम किया जा सके। इसी के साथ आप याद रखेंगे जो मैटरनिटी लीव है उसको बढ़ा दिया गया है, और साथ ही अगर किसी बच्चे की मतलब किसी मदर के अगर बच्चे को वो यहाँ जन्म देती हैं और उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में सेल्फ केयर को लेकर भी 60 दिन तक का एक पीरियड यहाँ पर अलॉट किया गया है फॉर दी वुमेन। साथ ही न्यूबॉर्न के यहाँ पर टेक केयर करने के लिए भी यहाँ पर
प्रावधान किए गए हैं। वहीं स्किल इंडिया मिशन के साथ ही जो यूथ है उसको यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात की जा रही है और 15 न्यूली कंस्ट्रक्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के भी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में यहाँ पर पेशकश की गई है। साथ ही हमारी जो सक्षम आंगनवाड़ी है उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है ताकि आंगनवाड़ी सेंटर्स को इन्हांस किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके और पोषण 2.0 को यहाँ पर लॉन्च किया गया है ताकि न्यूट्रिशन डिलीवरी हो सके, अर्ली चाइल्डहुड केयर यहाँ पर की जा सके और जितना भी एक बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिले। साथ ही फंड्स यहाँ पर इंक्रीज किए गए हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत। उसके अलावा पेंशनर नेशनल एड्स एसटीडी प्रोग्राम्स की बजट भी यहाँ पर इम्प्रूव किए गए हैं। हालांकि केवल एक ही जगह पर हमें यहाँ पर एक रिडक्शन देखने मिला है विच इज़ दी नर्सिंग सर्विसेज, जहाँ पर एक बहुत ही माइनर सा जो फंड्स है उसके एलोकेशन में ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। चलिए साथ ही बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक और सेक्शन के बारे में विच इज़ दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए इंटरिम बजट 2024-25 यहाँ पर बात कर रहा है, एक इनकरेज करना है हमें अनुसंधान को, रिसर्च को, डेवलपमेंट को, जो हमारे सनराइज सेक्टर होते हैं और यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीस। चलिए पहले जिनको नहीं पता है सनराइज सेक्टर क्या होते हैं मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि तभी उसके बाद आपको पूरी कहानी समझ आएगी। देखिए सनराइज सेक्टर वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर कोई भी सेक्टर just in its infancy it showed a lot of promises of the rapid boom। ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में काउंट करते हैं, जैसे हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, फिशरीज इंडस्ट्रीज़, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को यूजुअली सनराइज इंडस्ट्री के अंदर रखा जाता है और ऐसे में इनको प्रमोट करने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस के कॉर्पस की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर ये जो फंड है ये अवेलेबल होगा फॉर द मिनिमल और निल इंटरेस्ट रेट के साथ ही यहाँ पर एनकरेज किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को कि वो एक्टिवली यहाँ पर इन्वेस्ट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में, ताकि जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारा अनुसंधान है उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। इसी के साथ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल की भी बात की जा रही है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पर पायलट करेगा, हमारे इसको ट्रेन करेगा एनआरएफ प्रोग्राम को, जिसके अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी यहाँ पर क्रिएट की जा रही है विद 50,000 करोड़ रुपीस ऑफ कॉर्पस, जो कि एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर। दैट मीन्स हमारी गवर्नमेंट जो अपने एक फोकस को लेकर चल रही थी, जैसे हमने बात की थी जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान जैसी जब हम बातें करते हैं तो अनुसंधान के सेक्टर में गवर्नमेंट का कमिटमेंट यहाँ पर क्लियरली देखने के लिए मिलेगा। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि और क्या चेंज किए गए हैं, क्या साइंसेस डिपार्टमेंट में क्या आपको चेंज देखने मिलेंगे, सो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेक्टर में 10% का एक राइज हमें देखने के लिए मिला है। वहीं अगर हम बात करें तो नेशनल क्वांटम मिशन भी यहाँ पर जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है क्वांटम टेक्नोलॉजीज मशीन को डेवलप करने के लिए, यहाँ पर 2,819 करोड़ रुपए फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं नेशनल क्वांटम मिशन को लेकर, जो कि हमारी क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में एक कमिटमेंट की तरह हमें देखने के लिए मिलेगा। साथ ही डीप टेक की अगर हम बात करें, स्टार्टअप्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनको भी प्रायोरिटी दी गई है, एआई को भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है और इसके लिए भी कुछ फंड्स यहाँ पर प्रपोज किए गए हैं। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के एक सेक्टर में अगर हम बात करें तो हालांकि एक रिडक्शन हमें देखने मिला है, लगभग जो कि 2,683 करोड़ रुपए पहले था, इसको अब कर दिया गया है 2,251 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए इसी तरह एक और स्कीम जो कि बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है विच इज़ दी लखपति दीदी स्कीम के टारगेट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए जो हमारी केंद्र सरकार है यहाँ पर उनका मुख्य उद्देश्य है कि जो टारगेटेड लखपति दीदी स्कीम है जो कि ट्रेन करती है विमेंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कि वो अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सके और एक सस्टेनेबल इनकम यहाँ पर अर्जित कर सके, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, विमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हुए यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस कर दिया है कि जो टारगेट है 2 करोड़ का
कि हमें 2 करोड़ लखपति दीदियों को ट्रेनिंग करना है, अब उसको बढ़ाकर डायरेक्टली हम 3 करोड़ कर रहे हैं। ऐसे में एम्फसाइज़ किया जा रहा है जो नीड है, एस्पिरेशन है, 4 मेजर सेक्शन में गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, ये 4 चीज़ें आपको सेक्टर गवर्नमेंट का यहाँ पर जो पूरा का पूरा बजट है वो आपको इन 4 सेक्टर में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा कि पुअर वुमेन, यूथ और फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स करनी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 पॉइंट स्कीम को भी यहाँ पर बढ़ाकर लाया जा रहा है। इसी में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 पॉइंट प्रोग्राम में 21,200 करोड़ रुपए का फंड अलोकेट हुआ है। वहीं मिशन शक्ति जो कि महिलाओं को प्रोटेक्ट करने और उनको एम्पावर करने के लिए काम करती है, इसको 3,145.97 करोड़ रुपए का एक अलॉटमेंट किया गया है। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी डिस्कस किया गया है, जैसे ट्रिपल तलाक, इलीगल रिजर्विंग, 1/3 यहाँ पर जो ट्रिपल तलाक को इलीगल कर दिया गया है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। 1/3 सीट जो कि वुमेन्स को लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अलॉकेट की जाएंगी, प्रिजर्व की जाएंगी, उसके बारे में भी यहाँ चर्चा की गई है। साथ ही 70% पीएम आवास योजना जो कि रूरल एरियाज में है, अब उन्हें वुमेन को यहाँ पर अलॉट करने की भी बात की जा रही है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको डिस्कस करती हुई मिलेंगी। बात करते हैं लखपति दीदी स्कीम के बारे में, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखिए, लखपति दीदी स्कीम एम करती है एक स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए पूरे भारत में महिलाओं को, और इसको अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2023 को। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के दिन इसको अनाउंस किया गया था। इसको इस स्कीम की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य था लगभग 2 करोड़ जो महिलाएं हैं जो गांवों में रह रही हैं, इनको कोलैबोरेशन विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू कोलैबोरेट करके इनको सक्षम बनाना, स्किल डेवलप करवाना अलग अलग प्रैक्टिकल एरियाज़ में, जहां पर जो स्पेशली हमारी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डिमांड को फुलफिल कर सके, जैसे इंक्लूडिंग प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब्स मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन ऑपरेशन, रिपेयर एटसेट्रा। ऐसे में महिलाओं को यहाँ पर एक ट्रेनिंग दी जा रही थी जो अलग अलग स्किल से संबंधित है, और डिफरेंट सेक्टर्स में यहाँ पर उनको पहुँचाने का भी काम किया जा रहा था। इस स्कीम की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जा रही है, ना सशक्तिकरण केवल पैसे से, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्किल जो नॉलेज है उसको यहाँ पर बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल यहाँ पर महिलाओं में क्रिएट करना, इसके अंतर्गत सबसे प्रमुख उद्देश्य था। इसी के साथ एक और नई स्कीम बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री यहाँ पर रिलीज़ की जा रही है। देखिए, यहाँ पर बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री 2024-25 के बजट में, इंटरिम बजट में यहाँ इसको पेश कर दिया गया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करना, जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोप्लास्टिक, बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायो एग्री इनपुट्स एट्सेट्रा। और यहीं पर इनके बायो मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव को एक लार्जर गोल बनाना है ताकि इंडिया एक बायो इकोनॉमी बन जाए और लगभग $300 बिलियन का इंडियन इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन हो जाए बाय 2030। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया गया है अराउंड 18 लाख करोड़ रुपीस का इन वैल्यू फ्रॉम द करंट लेवल विद अ फ्यूचर गोल्स ऑफ इंक्रीजिंग $1 ट्रिलियन बाय 2047। चलिए, अगर हम बात करें कि ये जो मूवमेंट है ये गवर्नमेंट के एक इनिशिएटिव को दिखा रहा है कि हम बायो इकोनॉमी के लिए काम करना चाहते हैं, हम सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स की यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इनको यहाँ पर इनका जो बजट है, आप देखिए 2 चीज़ें हुई हैं कि यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो बजट है इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है 16%। वहीं ये जो कट यहाँ पर किया गया है, लेकिन दूसरी स्कीम्स यहाँ पर लेकर आई गई हैं, जैसे बायो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लेकर आ गई हैं, जो कि कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ के एक साथ होने के काम के बारे में भी बता रहा है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल की बात करें, सो अंडर द डीबीटी फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिशिया, इंडस्ट्री, और बात की जा रही है एक एलोकेशन ऑफ 40 करोड़ रुपीस, जो कि यहाँ पर इट इज़ बेसिकली हायर एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन दी प्रीवियस फिजिकल ईयर आपको देखने के लिए मिलेगा। और बायो इकोनॉमी को इंडिया के बारे में काम किया जाएगा कि हमें यूटिलाइज करना है बायोटेक्नोलॉजी का, प्रोड्यूस हमें वैल्यू यहाँ पर बढ़ानी है, वैक्सीनेशन की बात की जाए, डायग्नोशन की बात की जाए, बायो एथेनॉल हो, बायो प्लास्टिक हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो, इन सभी को यहाँ पर इम्प्रूव करना भी इसमें इसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ओके,
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और क्या यहाँ पर अलोकेशन किए गए हैं, तो 1 करोड़ होम्स टू गेट फ्री पावर वाया सोलर पैनल्स के बारे में बात की जा रही है। इंटरिम बजट 2024-25 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और चीज़ अनाउंस की है कि गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रत्येक घर तक पहुँचाएंगे और इलेक्ट्रीफाई करेंगे 1 करोड़ घरों को थ्रू द रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। इसके बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए अलाउ किया जा रहा है कि 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ यहाँ पर दी जाएगी। और इसके लिए आप देखेंगे लगभग 15,000 से 18,000 रुपए का प्रत्येक हाउस होल्ड एक बेनिफिट होने वाला है। ये जो सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इट कैन बी जनरेटेड, कैन बी सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अंडर द नेट मीटरिंग पॉलिसी। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने अलोकेट कर दिया है लगभग 4,555 करोड़ रुपीस फॉर द रूफटॉप सोलर पावर प्रोग्राम, जो कि पिछले प्रोग्राम जिसका केवल और केवल एलोकेशन था 2,167 करोड़ रुपीस, उससे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। दैट मीन्स आपको दो चीज़ें समझनी होंगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है इनका एक तो फोकस है कि जो हमारा रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उनको बढ़ाया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन को यहाँ पर कम से कम किया जाए। इसीलिए यहाँ पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम वर्तमान रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 11 गीगावाट इंस्टॉल्ड रूफटॉप सोलर कैपेसिटी आपको देखने मिलेगी विद ओनली 2.7 गीगावाट इन रेसिडेंशियल यूनिट एंड मेजरली आर इन दी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्पेस। इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एस्टिमेट किया है कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो लगभग 1 से 2 केवी सिस्टम के लिए लगभग 43,000 प्रति यूनिट यहाँ पर आता है एंड यूनिट्स अप टू 3 kW are eligible for subsidy of approximately 14,000 rupees per unit। ऐसे में यहाँ पर कोई डिस्टिंग्यूशन नहीं किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि वेदर गवर्नमेंट वुड फंड न्यू इंस्टॉलेशन और सब्सिडाइज दोज ऑप्टिंग फॉर रूफटॉप सोलर। ये यहाँ पर अभी भी कुछ डेटा जो है वो मिसिंग देखने के लिए मिलेगा। देखिए इसी के अलावा सोलर रॉफटॉप के अलावा यहाँ पर हमारी ऑफशोर विंड के लिए भी यहाँ पर एक वायबल फंड किया गया है। लगभग 1 गीगावाट कैपेसिटी ऑफशोर विंड फार्म्स की यहाँ पर बात की जा रही है। इंडिया की अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो 44 गीगावाट का ऑनशोर विंड इंस्टॉलेशन हमें देखने मिलता है। और अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो भारत में लगभग पोटेंशियल 72 गीगावाट ऑफशोर विंड सेट्स का आपको स्पेशली इन दी गुजरात एंड तमिलनाडु सेक्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर्स के इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और गवर्नमेंट की इंस्टॉल कैपेसिटीज़ को और इम्प्रूव करने के लिए भी यहाँ पर काम किया जा रहा है और यहाँ पर सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। साथ ही जो अमाउंट है इसको भी यहाँ पर इन्हांस किया जाएगा। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको डिस्कस करनी होगी और आपको पता होना चाहिए कि 3 इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर्स यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है और रेलवेज़ को मिल गया है 2.55 लाख करोड़ रुपीस का एक यहाँ पर बजट, जो कि अपने आप में 5.8% का इंक्रीज है पिछले बजट अलोकेशन से विच वाज ओनली 2.41 लाख करोड़ रुपीस। इस इंक्रीज अलोकेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको यहाँ पर मजबूती प्रोवाइड करना और रेलवे सेक्टर को इन्हेंस करना सबसे मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें इस अलोकेशन के इम्प्रूव होने के साथ ही मिनिस्ट्री और रेलवे could only utilize 1.6 lakh crore rupees based on the actual number released for 2020, 22 and 23। This what we can say। अगर हम बात करें मेजर कॉरिडोर्स को लेकर कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है तो देखिए 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। फर्स्ट इज़ दी एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, जिसे हम एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में भी बात करते हैं। दूसरा पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जिसे रेल सागर के नाम से जाना जाता है। एंड थर्ड वन इज़ दी हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर, जिसे अमृत चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। रेलवे मिनिस्टर ने यहाँ पर बोला है कि लगभग 434 प्रोजेक्ट यहाँ पर इनिशिएट किए जाएंगे और लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर एक आपको इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगा। साथ ही यहाँ पर पीएम गति शक्ति कॉरिडोर्स को इम्प्रूव करने के बारे में भी बात की जा रही है। बोजी ओवरहोल के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो और यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि
कि रेलवेज़ को यहाँ पर अपग्रेड करने के बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पर हाई क्वालिटी टॉयलेट्स, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, चाहे सेमी परमानेंट कपलिंग हो, चार्जिंग पॉइंट्स हो, ऑटोमेटिक वाटर मेजरमेंट सिस्टम हो, टैंक फिलिंग हो, जीपीएस हो, सीसीटीवी कैमरास हो, इन सभी को इंस्टॉल करने के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। वहीं नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर लिमिटेड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट अलोकेशन मिला है, जो कि है लगभग 25,000 करोड़ रुपए, जो कि पिछले 19,592 करोड़ रुपए से बहुत ज़्यादा है। ये थे पूरी के पूरे इंटरिम बजट में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया गया है। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। साथ ही आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप एक बार इस डिस्कशन को सुने, फिर आप जाकर न्यूज़पेपर को पढ़ें, फिर आप न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ें और दोबारा इस डिस्कशन का पीडीएफ यहाँ पर रीड करें, तो आपका जितना भी पिक्चर है, जितने भी डाउट्स हैं, वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डीएनआर से संबंधित कोई डाउट है या आपको इस पूरे के पूरे बजट से लेकर कोई यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो उसके लिए आप मुझे pragyaPandey@raosacademy.in पर मेल कर सकते हैं and I would definitely answer all your queries. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. साथ ही आपको आज का डिस्कशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Thank you and see you tomorrow.